हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट का लास्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 6, जो बेस्ड रहने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। इससे पहले जो आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर सीखा था, वो टॉपिक बेस्ड थे रिकॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था पुनर्गठन गठन करना। जब किसी पार्टनर के एडमिट होने पर या रिटायर होने पर या डेथ होने पर आप ओल्ड एग्रीमेंट्स को क्लोज कर देते हो और न्यू एग्रीमेंट्स बना देते हो, बट आपकी पार्टनरशिप फर्म कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, उसे आप क्या बोलते हो? रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट सर, डिसोल्यूशन के केस में वट एवर कोई भी रीजन रहा हो, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर देते हो। वो रीजन आपका टाइम पीरियड भी हो सकता है, जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया था वो खत्म हो चुका है, अब वो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो कोई डिस्प्यूटेड मैटर भी हो सकता है जो पार्टनर्स के बिटवीन चल रहा है, वो किसी पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट से रिलेटेड मैटर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि आप डिसोल्यूशन को किसी भी मैनर में क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। अब हम इसी के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं कि डिसोल्यूशन किन किन वजह से होता है। देखिए केसेज क्या है। इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब जो भी हाल ही में है। सपोज करते हैं पार्टनरशिप फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। इनके बिटवीन रेशियो कितना था? 3:2:1। सी फ्यूचर में बोलता है कि मुझे आपके इक्वल शेयर चाहिए, जिसके लिए आपके ए और बी दोनों पार्टनर एग्री नहीं करते। इस बात को लेके सी खफा हो जाता है और वो इन दोनों को पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए बोलता है। इट मींस पार्टनर्स के बिटवीन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कोई भी विवाद होता है और वो फ्यूचर में पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, अगर सभी पार्टनर सहमत होते हैं तभी आपका न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है। अगर 4 वोट उसकी फेवर में हैं और 1 वोट भी उसके अगेंस्ट है, तब भी वो पार्टनरशिप फर्म में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पार्टनर्स की सहमति से ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उस केस में भी आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। या रिटायरमेंट और डेथ, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स के आपस में नहीं बनती, या किसी पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। और क्या हो सकता है सर? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब हाथ खड़े करना। जो पर्सन अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल नहीं होता, उसे आप क्या बोलते हो? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पार्टनर को किसी भी रिमेनिंग सॉल्वेंट पर्संस के साथ पार्टनरशिप करने का राइट नहीं है, तो उस केस में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और भी रीजंस होते हैं लाइक एक्सपल्सन, धक्के दे के निकालना। जब कोई पार्टनर कॉन्टिन्यूसली फ्रॉड कर रहा होता है और उसके फ्रॉड को पकड़ लिया जाए, तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसे धक्के देके तो निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। इस डिसोल्यूशन में होगा क्या? डिसोल्यूशन के दौरान आपकी फर्म की आज तक की जितनी भी एसेट्स परचेज की गई थी, उन्हें क्या किया जाएगा? मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। उन एसेट्स को बेचने से जो भी अमाउंट रियलाइज होगी, उससे फर्म अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेगी। बट इस लायबिलिटीज की पेमेंट के रिगार्डिंग एक मोड सेट किया गया है। वो मोड क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? थर्ड पार्टी पेमेंट। सर, थर्ड पार्टी पेमेंट। उसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकंड पार्टी। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट पार्टी। सर, ये थर्ड पार्टी में क्या आएगा? थर्ड पार्टी में आते हैं आपके एक्सटर्नल, जिसका पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के साथ रिलेशन नहीं होता। सर, थर्ड पार्टी में कौन आएगा? थर्ड पार्टी में आती हैं एक्सटर्नल पार्टीज। आपको पता है पार्टनर्स तो इनसाइडर में काउंट होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? एक्सटर्नल पार्टीज थर्ड। इसमें क्या आएंगे? लाइक क्रेडिटर्स, लाइक बिल्स पेबल, बैंक लोन,
और इसी में क्या ले सकते हो आप, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या आएगा सर, प्रोविडेंट फंड। और क्या आ सकता है, पार्टनर्स के रिलेटिव्स का लोन। याद रखना बेटा, पार्टनर्स के रिलेटिव लाइक उसकी वाइफ, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसके फादर मदर, ये सभी के सभी थर्ड पार्टी में काउंट होते हैं। पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन। और कोई भी अगर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी है तो वो भी किस में कंसीडर की जाएगी, आपकी थर्ड पार्टी में। समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, थर्ड पार्टी होती हैं। इन सभी थर्ड पार्टी को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सर आप इनको पहले क्या करोगे, इनकी ओपनिंग करोगे और एट लास्ट आप इनकी क्या कर देंगे, पेमेंट। और पेमेंट अगर आप करने जाएंगे, अगर आप इनकी पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो इनकी पेमेंट के रिगार्डिंग क्या एंट्री की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में आप इन सभी थर्ड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की पेमेंट कर देंगे। पहले इसकी आप क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि इन सभी के क्रेडिट बैलेंस थे, उनका इंपैक्ट खत्म करोगे इनकी क्लोजिंग एंट्री करके। कैसे होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट की तो ओपनिंग होगी स्टूडेंट और इन सभी कंपोनेंट्स की क्लोजिंग होगी। उसके बाद आप एट लास्ट क्या कर दोगे, इनकी पेमेंट। ये तो थी थर्ड पार्टी पेमेंट। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्टी। सर सेकंड पार्टी इंक्लूड्स, सेकंड पार्टी में इंक्लूड होता है पार्टनर का लोन। पार्टनर के रिलेटिव का किसमें आया, थर्ड पार्टी। पार्टनर का लोन किसमें आया, सेकंड पार्टी। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो इनसाइडर होता है, वो फर्स्ट पार्टी में काउंट होता है। इट मीन सर आपने हिंट दे दिया, फर्स्ट पार्टी में कौन आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल्स जो आपको रिफंड करनी है एट लास्ट, वो थर्ड स्टेप होता है आपका। तो सेकंड पार्टी पेमेंट में क्या आएगा, पार्टनर का लोन आएगा। ये भी लायबिलिटी है, इसमें वो क्या आएगा, सेकंड पार्टी। सबसे पहले बाहर वालों को, फिर आप पार्टनर का लोन चुकाएंगे और एट लास्ट अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स की पेमेंट उन्हें कर दी जाएगी, उनके कैपिटल उन्हें रिफंड कर दी जाएगी। सर ये होता है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिगार्डिंग ऑफ पेमेंट्स, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी। आई होप सो आप अपने क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप स्टेप बाय स्टेप इन पेमेंट्स को करते चले जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर की। अकाउंटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस में बनाने वाले हो। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया, इस पूरे चैप्टर की नींव आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट का हिंदी में नाम होता है वसूली खाता, जिसका काम क्या होता है, एसेट्स को बेचना, जो अमाउंट आएगी उससे लायबिलिटीज की पेमेंट करना। इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डीप में इसका फॉर्मेट समझाने वाला हूं, जिससे आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट वैसे आपको बता दूं एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है आपका पार्टनर का लोन अकाउंट। जो लोन अकाउंट आप रिटायरमेंट के दौरान कर रहे थे, डेथ के दौरान कर रहे थे, एज इट इज लोन अकाउंट आपका पार्टनर का बनेगा। आपको एक डेमो दे दूं लोन अकाउंट के रिगार्डिंग। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, सपोज करते हैं 20,000 रुपए। अब आप क्या कर दोगे इसकी पेमेंट, क्योंकि आप डिजोल्यूशन पढ़ा रहे हो इसीलिए मैंने टू कैश और बैंक क्या कर दी, पेमेंट। दैट्स इट, ये कर दी लोन अकाउंट की पेमेंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। बेटा एडमिशन और रिटायरमेंट में जो कैपिटल अकाउंट बनता था वो एज इट इज ही रहेगा, बट डिफरेंस क्या आएगा सर, डिफरेंस ये आएगा वहां पर कैपिटल अकाउंट का एट लास्ट बैलेंसिंग आती थी, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म कैरिड फॉरवर्ड होने जा रही थी। आप रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, अब आप क्या पढ़ रहे हो, डिजोल्यूशन। एट लास्ट आप क्या करोगे, यहां पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, और अगर उससे मंगवाना आता है तो बाय कैश और बाय बैंक। ठीक है जी, ये कर दिया कैश और बैंक अकाउंट। सर कैश और बैंक अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे।
ये आपका कैश और बैंक अकाउंट हो गया। सर इनके कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो आप डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट आएगी, जहां जहां से पैसा आएगा वो कहां पे आ जाएगा? इनके डेबिट साइड में, और जहां जहां से पैसा जाएगा वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जांपल आपने एसेट्स बेची, तो एसेट्स बेचने से पैसा आएगा, आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे आप? टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जहां जहां से पैसा जाएगा वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है। आपने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो क्या एंट्री करी होगी आपने? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपने यहाँ पे रियलाइजेशन को क्या किया? डेबिट, बट वो तो रियलाइजेशन में आएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सर बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैंने क्या लिख दिया? बाय रियलाइजेशन। पार्टनर्स की पेमेंट कर दी बाय ए, बाय बी, बाय सी एक्सेट्रा। बेटा इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? अगर आपका ये दोनों बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड के मैच कर गए तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो बेटा इस तरह आप डिसोल्यूशन की स्टार्टिंग करने वाले हो, जिसमें आप इसके कारणों के बारे में जानते हो, मोड ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानते हो, आपके कौन कौन से अकाउंट इस चैप्टर में मेंटेन होंगे उनके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो से हमने कवर किया आपके कारणों के बारे में, डिसोल्यूशन के, आपके मोड ऑफ पेमेंट्स को लेके और आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को लेके, जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं रियलाइजेशन अकाउंट का अकाउंटिंग फॉर्मेट, जिससे मैं आपको क्लियरिटी के साथ उसे समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।